चैप्टर नंबर 9, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा। बात करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली होता कब है? जब हमारे पास मीन मीडियन मॉड की वैल्यू इक्वल हो जाती है, यानी कि सिमेट्रिक डेटा हमारे पास होता है। ग्राफिकली अगर हम बात करें तो इस तरह का डेटा होता है इसका, मीन इक्वल मीडियन इक्वल मॉड। इसके कुछ फॉर्मूले हैं, नोट कर लें अपने पास कॉपी में। हेडिंग डाल लें, एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। पहला फार्मूला नोट कर लें, नंबर फर्स्ट। जब हमें P कैपिटल Z लेस देन स्मॉल z निकालना हो तो उस केस में इसका जो फॉर्मूला होता है वो FZ के इक्वल होता है। स्मॉल z है ये, F स्मॉल z। और ये F स्मॉल z जो आपको निकालना है वो टेबल की हेल्प से निकालना है। जितने भी F वाले निकलेंगे आपके पास, ठीक है, वो सब कहाँ से निकलेंगे? क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन जो आपकी टेबल दी हुई है पीछे, उसकी हेल्प से आप इसे कैलकुलेट करेंगे। दूसरा, नंबर सेकंड फार्मूला नोट कर लें। जब P Z ग्रेटर देन स्मॉल z हो जाएगा तो उस केस में भाई लेस देन पे तो ये FZ है, तो बाकी बचे हुए पे क्या होगा? 1 माइनस FZ। याद रखने का तरीका भी यही, लेस देन में FZ, ग्रेटर देन में 1 माइनस FZ। इसके बाद तीसरा फार्मूला जो हमारे पास आता है कि अगर मान लीजिए आपको निकालना है P जिसमें कैपिटल Z किसी वैल्यू Z1 से तो बड़ा है मगर Z2 से क्या है? छोटा है। तो उस केस में Z2 वैल्यू बड़ी है, Z1 वैल्यू छोटी है, क्योंकि इससे बड़ा है इससे छोटा है तो ये वैल्यू ग्रेटर हो गई Z2। तो FZ2 में से हम FZ1 को माइनस कर देंगे। क्लियर है भाई ये तीनों पॉइंट? इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास। हेडिंग डाल लें, प्रॉपर्टीज ऑफ FZ। जी हाँ सर, FZ की प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है FZ की? कि F इंफिनिटी की जो वैल्यू हमारे पास होती है, कहीं भी अगर F इंफिनिटी आ जाता है समथिंग अपॉन 0 तो उसकी वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट 1 होती है। उसके बाद F0, इसकी वैल्यू हाफ, इसका मतलब 0.5 होती है हमारे पास। तीसरा पॉइंट लिख लें अपने पास कि F ऑफ माइनस Z इक्वल होता है 1 माइनस FZ के। F ऑफ माइनस Z इक्वल होता है 1 माइनस FZ के। इसके बाद हेडिंग डालेंगे अगली, एरिया अंडर एनी नॉर्मल कर्व। ये तो स्टैंडर्ड था, अब की बार एनी नॉर्मल कर्व।
एरिया अंडर एनी नॉर्मल कर्व। इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है कि हम z की वैल्यू निकाल लेते हैं। नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास वेरिएबल होता है z, z क्या है? वेरिएबल ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। वेरिएबल ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी। और x हमारे पास क्या होता है इसके अंदर? किसी भी रैंडम वेरिएबल ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें जो डेटा दिया जाएगा ना एनी नॉर्मल कर्व में, वो x की टर्म्स में होगा और हमें उसे z की टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा। तो हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर लिख लें अपने पास, z इज इक्वल्स टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। म्यू क्या होता है? मीन। और सिग्मा क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये फॉर्मूला हमारे पास है। क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके, समझ लीजिए ध्यान से। देखो, बात करें हम सबसे पहले एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल नंबर 1। ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या कहा गया। पहले पार्ट में कहा उसने कि P ऑफ Z लेस देन P ऑफ Z लेस देन 1.5। ठीक है, 1.5 से छोटा। तो आपको मैंने इसका फॉर्मूला पढ़ाया था अभी अभी कि आप जानते हैं P ऑफ Z लेस देन Z का फॉर्मूला था F ऑफ स्मॉल z, यही था। तो इसका मतलब P ऑफ Z लेस देन 1.5 जो होगा वो F ऑफ 1.5 होगा। ठीक है सर, क्या होगा वो? F ऑफ 1.5। तो डेसिमल के एक प्लेस तक अगर यदि है तो जीरो के नीचे। अगर मान लो इसमें होता 1.51, तो हम 1.5 का 0.01 के नीचे देखते। ठीक है, अगर यहाँ पर सपोज करिए 1.51 या 1.52 होता तो 1.5 का 0.01 के नीचे देखते हम। फिलहाल 1.5 है सिर्फ। तो टेबल से चेक करें और बताएं कि 1.5 का 0.00 के नीचे जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 0.933 है 2। ये आंसर आ गया बस। तो भारी काम तो है नहीं, टेबल आपको दी जाएगी, बिना टेबल के ये होने का नहीं। आगे देखो, अगला सेम है बिल्कुल। उससे अगला है थर्ड पार्ट, P ऑफ Z ग्रेटर देन 0.83। सर, ग्रेटर वाले का फंडामेंटल आपको बताया था। आप फार्मूला लिख लें पहले, जिससे आपको परेशानी ना हो। P कैपिटल Z ग्रेटर देन स्मॉल z इक्वल्स टू 1 माइनस एफ जेड, यही बताया था क्या? तो आप लिख देंगे इसे 1 माइनस जो ये वैल्यू आई P Z ग्रेटर देन 0.83, 1 माइनस F 0.83। ये आ गया हमारे पास। अब आप ये देखो कि टेबल के अंदर सिर्फ एक डेसिमल प्लेस तक का काम है। तो ये 0.83 जो हमारे पास आया, हम क्या करेंगे, 0.8 वाली रो में 0.03 के नीचे देखेंगे। कितना? 0.7967। 1 में से इसे माइनस कर देना,
जो भी वैल्यू आपको मिलेगी वो मिल जाएगी। एक से बड़ी तो देखो आने की नहीं, ठीक है जी, छोटी आएगी, प्रोबेबिलिटी है ये, तो कभी भी ये एक से ऊपर तो जाने की नहीं। क्लियर हो गया ये वाला सभी को? इस तरह अगला देखो, फोर्थ पार्ट। फोर्थ में क्या लिखा हुआ हमारे पास कि z ग्रेटर देन, सॉरी अगला है z लेस देन -1.05। तो सीधा सीधा इसे f -1.05 लिख देंगे। f माइनस जेड का क्या फॉर्मूला बताया था? 1 माइनस एफ जेड, तो 1 माइनस एफ 1.05 आ जाएगा। तो 1.05 कैसे निकलेगा? मैंने आपको बताया एक डेसिमल प्लेस तक तो आपके पास डायरेक्ट है, लेकिन अगर दूसरा डेसिमल प्लेस है जैसे 0.5 आ गया, तो आप 1 का 1.0 का 0.05 के नीचे देखेंगे। ठीक है जी, टेबल समझ में आई देखने का तरीका? अब नहीं तो 1.0 में 0.05 के नीचे देखेंगे, आपको मिल जाएगा। ये तो सिंपल है, हो जाएगा ये आराम से। अगले वाला देखो, 1 मिनट, पांचवा कह रहा ग्रेटर देन तो 2.15 से है और लेस देन किससे है? 3.07 से। बड़ा नंबर कौन सा है? तो 3.07 में से f 3.07 में से f 2.15 को माइनस कर देंगे। ठीक है, ये तो हो जाएगा आराम से, ये भी हो जाएगा, अगला भी आप कर लेंगे आराम से, कोई परेशानी नहीं है। दिक्कत आपको आएगी सेवेंथ पार्ट में। अब सेवेंथ पार्ट में ना बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं। अरे भाई नेगेटिव इंटीजर के बारे में नहीं पढ़ा हुआ क्या आपने? नेगेटिव वाले में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, और जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। और वैसे भी आपको जो z का रिप्रेजेंटेशन दे रखा है इसके अंदर, वो आपको दे रखा है -2.38 से तो बड़ा है z, लेकिन -1.45 से छोटा है। तो इसका मतलब -1.45 बड़ा हुआ और माइनस के 2.83 छोटा हुआ। तो f -1.45 में से +2 कर देंगे। f ऑफ माइनस जेड आपको मैंने बताया ही था कि f ऑफ माइनस जेड कैसे निकलता है? 1 माइनस एफ जेड। तो 1 माइनस एफ जेड से पहला, 1 माइनस एफ जेड से दूसरा। आप चाहो तो ब्रैकेट खोल देना, 1 से 1 कट जाएगा आपके पास और डायरेक्ट सब्सट्रैक्शन होकर आपको वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है सभी को? पहला एग्जांपल क्लियर हो गया? अब तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 2 जो हमारे पास है ना, वो इस फॉर्मूले पे बेस्ड है, एरिया अंडर एनी नॉर्मल कर्व। कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं कुछ स्टूडेंट दिमाग में, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर वो एक्स की टर्म्स में दे रखा है तो वो एनी नॉर्मल कर्व है, उसे जेड में कन्वर्ट कर लो, स्टैंडर्ड नॉर्मल में। उसने बोला इफ एक्स इज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल विद मीन 10 स्टैंडर्ड डेविएशन 2, प्रोबेबिलिटी निकालनी हर एक केस के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है भाई। पहला पार्ट है, जैसे क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी x लेस देन किससे, तो इसका मतलब x 13 लेंगे आप, म्यू आपको 10 दे रखा, सिग्मा आपको 2 दे रखा, जेड का क्या फार्मूला बताया था? x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, यानी कि 13 माइनस 10 अपॉन 2। इसे कैंसिल आउट कर दिया, 3 अपॉन 2 1.5 आ गया क्या जेड है? तो जहां 13 था वहां तो 1.5 आ जाएगा, जहां x था वहां z आ जाएगा। तो पी एक्स लेस देन 13 जो है वो इक्वल होगा पी जेड लेस देन 1.5। अब लेस देन वाले का फंडामेंटल तो सीधा सीधा होता है एफ 1.5। हाँ जी, तो आप 1.5 का 0 पे देख लो, वो तो यही था 0.9332। वही तो क्वेश्चन है, सिर्फ उसे एक्स की टर्म्स में दे रखा है आपको। सेम क्वेश्चन है और एक्स की टर्म्स में आपको दे रखा है। कर लेंगे आराम से। अब एग्जाम्पल 2 हो जाएगा सभी का। कोई पार्ट ऐसा जिसने परेशान करा हो आपको? तीसरा पार्ट देखो, एक बार x 12 लेंगे, एक बार x 14.5 और z दोनों से निकलेगा, उसके बाद इसे कैलकुलेट करेंगे।
ठीक है जी, आज यहाँ तक पहले पूरा कर लेंगे, तीसरा चौथा पांचवा एक बार ट्राई करके देख लेंगे, दे सब कुछ रखा है इसमें, फिर भी मैं एक बार इन्हें एक्सप्लेन कर दूंगा छठे तक, उसके बाद एक्सरसाइज देंगे कल आपको, कल खत्म हो जाएगा नॉर्मल हमारा, उसके बाद इंडेक्स स्टार्ट करेंगे। लेकिन हर हालत में क्वेश्चन करके देख लेना, नहीं तो बाद में फिर दिक्कत आएगी। इतना कर लेंगे बस आज।